बहुत समय पहले की बात है। दूर दराज के एक नगर में कल्याण सिंह नाम का एक सुनार रहता था। कल्याण सिंह अपने काम में बहुत निपुण था। उससे अच्छे डिजाइन वाले गहने पूरे नगर में कोई नहीं बनाता था। पूरे नगर, यहाँ तक कि आसपास के गांवों में भी उसकी कला की चर्चा होती थी। अरे भाई, तुमने सुना? पास के गांव वाले सुनार कल्याण सिंह को राजा ने अच्छे डिजाइन वाले गहने बनाने के लिए पुरस्कृत किया है। हाँ भाई, सुना मैंने। पर उसकी कला वास्तव में पुरस्कृत करने के लायक है। जिस तरह वो अपनी कला पर दिन रात काम करता है खुद को निपुण बनाने के लिए, वो वास्तव में उस पुरस्कार के लायक है। एक बात माननी पड़ेगी भाई, उसके जैसे गहने आसपास के गांव तथा नगरों में भी कोई नहीं बनाता। उसकी निपुणता कमाल की है। हाँ भाई, ये तो तुमने सही कहा। तो देखा आपने कैसे गांव वाले सुनार कल्याण सिंह की तारीफ करते नहीं थकते थे। इतना ही नहीं, बल्कि कल्याण सिंह के यहाँ बड़े बड़े मंत्रियों और राजशाही अफसरों का भी आना जाना होता था। एक दिन राजा का एक खास मंत्री सुनार की दुकान पर आया। अरे मंत्री जी, आइए आइए, बताइए कैसे आना हुआ? क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी, बताइए। अरे कुछ नहीं कल्याण जी, बस कुछ जेवरात का ऑर्डर देने आया था। हमारी विवाह की सालगिरह आने वाली है और पत्नी की मांग है कि उसे तुम्हारी ही दुकान का हार चाहिए। इसलिए अगर तुम घर पर ही आ जाओ तो बहुत अच्छा होगा। जी जी मंत्री जी, बिल्कुल आपकी जैसी मर्जी। तो बस ठीक है भाई, कल शाम को तुम आ जाना हमारे निवास। बड़ी कृपा होगी तुम्हारी। अरे क्यों नहीं मंत्री जी, क्यों नहीं, जरूर आऊंगा। इसके बाद मंत्री चला गया और कल्याण सिंह सोचने लगा। वैसे मिलावटी गहने मैं मंत्री की पत्नी को भी दिखा सकता हूँ। आखिर एक आम व्यक्ति क्या ही समझ पाएगा असली और नकली सोने में फर्क। पर नहीं, कहीं अगर गलती से भी पकड़ा गया तो जो इतने सालों में मैंने अपनी इज्जत बनाई है वह मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? मैं अपने ही हाथों से अपना विनाश करने जा रहा था। नहीं नहीं। एक दिन कल्याण सिंह अपनी दुकान में बैठा था कि तभी एक साधारण व्यक्ति उसकी दुकान पर आता है। नमस्कार कल्याण जी। नमस्कार नमस्कार, कहिए क्या सेवा करूं? सेठ जी, मैं पास के गांव से आया हूँ, एक साधारण अध्यापक हूँ। अच्छा बताओ, क्या काम है? मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए गहने बनवाने हैं, इसलिए आपके पास आया हूँ। अच्छा अच्छा, तो बताओ कब है तुम्हारी बेटी की शादी? अगले हफ्ते सेठ जी, पास के ही गांव से बारात आएगी। तो बताओ क्या क्या बनाना है? ज्यादा कुछ नहीं सेठ जी, बस एक मंगलसूत्र, 2 अंगूठियां, एक जोड़ी कंगन और एक चेन। बनाना तो काफी है, पर मैं थोड़े ज्यादा पैसे लूंगा क्योंकि सामान भी ज्यादा है और समय भी बहुत कम है। दे दूंगा सेठ जी, आप बस गहने बना दीजिए। बन जाएंगे, बन जाएंगे। अच्छा ये तो बताए जाओ, तुम अपना सोना दोगे या मैं अपना सोना प्रयोग करूं? सेठ जी, मेरे पास तो कोई पुराना सोना है नहीं, आप ही अपना प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, फिर एक हफ्ते बाद आकर अपने गहने ले जाना। ठीक है सेठ जी। ये कहकर वह व्यक्ति चला गया। दिखने में तो बड़ा सीधा साधा मालूम होता है। कई दिनों बाद एक अच्छा बकरा मिला है, इसे मैं आराम से ठग सकता हूँ और अच्छे पैसे कमा सकता हूँ। चलो आज तो लॉटरी ही निकल पड़ी। इसके बाद कल्याण सिंह आभूषण बनाने में लग जाता है और जल्द ही वो सारे आभूषण तैयार कर लेता है। वह अपने बने हुए आभूषणों को बड़े ध्यान से देखता है और फिर मन ही मन बोलता है। वैसे पता तो नहीं लगा पाएंगे कि इसमें मिलावट हुई है। ज्यादा नहीं, बस 70% तक तो पितल मिला दिया है, बाकी 30% तो सोना ही है। वैसे पता कर भी लेंगे तो क़यामत थोड़े ही आ जाएगी, क्या ही उखाड़ लेंगे ये मेरा। एक हफ्ता बाद वह व्यक्ति अपने आभूषण लेने आया। अरे सेठी, मेरा सामान तैयार हो गया। हाँ हाँ भाई, तुम्हारा ही तो काम कर रहा था एक हफ्ते से। बड़ी मेहनत लगती है और ऊपर से इतना ज्यादा सामान। खैर, मैंने काम पूरा कर दिया। ये लो भाई अपने गहने। अरे भाई, एक बार थैला खोलकर देख लो, कहीं कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो बाद में मुझ पर इल्जाम मत लगाना। अरे सेठ जी, कैसी बातें करते हैं आप पर भी कोई इल्जाम लगा सकता है?
मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आपने सबसे अच्छे गहने ही बनाए होंगे। और क्या भाई, आप जैसे ईमानदार, अच्छे और सच्चे लोगों की वजह से ही तो हमारा व्यवसाय चलता है। ग्राहक हम पर विश्वास करते हैं, तभी तो हम उन्हें इतनी बढ़िया क्वालिटी का शुद्ध सोने का गहना दे पाते हैं। बस सारा खेल विश्वास का है भाई। आप जैसे ग्राहकों की वजह से ही हम लोगों की रोजी रोटी चलती है। अब आम जनता ना भरोसा करे तो क्या मंत्री राजा का भरोसा कब सिर से हाथ उठा ले, कौन जानता है। अरे सेठ जी, इतनी अहमियत देकर शर्मिंदा मत कीजिए। अरे इसमें शर्मिंदा करने की क्या बात है भाई, जो सच है वही बोला है। तुम जैसे बेवकूफ, मेरा मतलब सीधे साधे लोगों की वजह से ही तो हमारा धंधा चल रहा है। अच्छा सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद वह व्यक्ति अपने गहने लेकर चला जाता है। बहुत ही बेवकूफ किस्म के लोग रहते हैं। इतना भी नहीं समझते कि आज की दुनिया में लोग कितने शैतान और दुष्ट हो गए हैं। पर खैर, मुझे क्या, मेरा फायदा हो गया, बस मुझे उसी से मतलब है। बाकी लोग जाएं भाड़ में। दूसरे दिन उसकी बेटी रमा की शादी बड़े धूमधाम से होती है। कुछ हफ्तों के बाद एक दिन की बात है, रमा अपने कमरे में बैठी थी कि तभी उसका पति दुखी मन से वहां आया। क्या हुआ? इतने दुखी क्यों हो तुम? क्या बताऊं भाग्यवान, मेरे व्यापार में बड़ा घाटा हो गया। पैसों की बहुत जरूरत है। तो इसमें दुखी होने की क्या जरूरत है? मैं कल ही अपने गहने बेचकर तुम्हें पैसे दे दूंगी। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारे गहने बेच दूं। व्यापार में घाटा होने की वजह से मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं। मुझे माफ करना भाग्यवान। इसमें सही गलत क्या है? जो मेरा है वो सब तुम्हारा ही तो है माधव। दूसरे दिन रमा अपने गहने लेकर सुनार के यहाँ बेचने जाती है। भैया, ये मेरे गहने हैं। इन्हें देखकर बताइए कि इनकी कितनी कीमत मिलेगी। सुनार उसके गहने लेकर ध्यान से देखता है। 2000 रुपए मिलेंगे इसके। भैया, आपका दिमाग ठिकाने पर है? मेरे पिताजी ने इन्हें 8000 रुपए में बनवाया था, वो भी राज्य के सबसे बड़े सुनार कल्याण सिंह से। और आप कह रहे हैं सिर्फ 2000? हाँ बहन जी, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, शायद आपका नहीं है, तभी तो आप मिलावटी गहनों की कीमत 8000 बता रही हैं। मिलावटी? ये मिलावटी नहीं, शुद्ध सोने के हैं, तभी तो इतने महंगे बने हैं। आप अच्छे से देखिए। अच्छे से जांच पड़ताल की है बहन जी, तभी तो बोल रहा हूँ। मैं एक सुनार हूँ और पहली नज़र में बता दूं कि कौन सा सोना शुद्ध है और कौन सा मिलावटी। इसमें मिलावट है, इसका प्रमाण ये सोना खुद दे रहा है, इसीलिए मैं इसके 2000 रुपए दे रहा था। अब समझी? मतलब कल्याण सिंह ने हमें बेवकूफ बना दिया? तो पहले से कहता था कि वो सोने में मिलावट करता है, पर कोई मेरी सुनने को तैयारी नहीं था। सबको लगा हमें जलन हो रही है उसकी तरक्की से, पर मैं तो नगरवासियों की भलाई के लिए कहता था। अब देखिए आपके साथ कितना बड़ा धोखा हो गया। हाँ भैया, आप सही कहते हैं। मैं ये गहने लेकर पिताजी को दूंगी और उनसे कहूंगी कि कल्याण सिंह के यहाँ शिकायत करवाएं। के बाद सुनार रमा को गहने दे देता है। रमा दुखी मन से अपने नकली गहने लेकर सुनार की दुकान से बाहर निकल जाती है। इसके बाद वह अपने ससुराल न जाकर सीधे अपने पिता के घर चली जाती है। पिताजी सुनिए, मैं आई हूँ। अरे रमा, तुम कब आई? तुम्हें बताना चाहिए था, मैं तुम्हें लेने आ जाता और तुम अकेली आई हो। कोई काम है क्या? आपसे कुछ पूछना था। पिताजी, ये आपने कैसे गहने बनवाए थे? इन गहनों में 70% तक मिलावट की गई है। अरे नहीं बेटी, तुझे कोई भ्रम हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो इन्हें नगर के सबसे बड़े सुनार कल्याण सिंह से बनवाया था, जिसकी मिसाल पूरा नगर देता है। मुझे लगता है तुझे कुछ गलतफहमी हुई है। पिताजी, मुझे भ्रम हो सकता है, सुनार को नहीं। मैंने अपने नगर के सुनार को ये गहने दिखाए तो उसने बताया कि इनमें मिलावट है। अब बताइए मैं क्या करूं? अगर सुनार ने बताया होगा तो ठीक ही बताया होगा बेटी, पर मुझे तो लगा था कि कल्याण सिंह बहुत सीधा इंसान है, पर उसने तो मुझे ठग लिया। आप दुखी क्यों हो रहे हैं पिताजी? आप जाइए और उससे कहिए कि वो अपने गहने वापस ले
और हमारे पैसे लौटाए। नहीं बेटी, मैं उस पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकता। बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, कोई उसके खिलाफ नहीं बोलता। अगर मैंने उसके खिलाफ बोला तो लोग मेरे ही खिलाफ हो जाएंगे। इसे छोड़ दे, मैं तुझे दोबारा पैसे दे दूंगा। तू अपने सुनार से दूसरा बनवा लेना। पिताजी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि एक बार आप उस सुनार के पास जाएं। मुझे नहीं पता वहाँ क्या होगा, पर अगर हर व्यक्ति चुप बैठा रहा तो ऐसे लोगों को अपनी असलियत कैसे पता चलेगी? आप जाइए पिताजी। अपनी बेटी के जोर देने पर वो व्यक्ति गहने का थैला लेकर कल्याण सिंह की दुकान के लिए निकल जाता है और कुछ देर बाद वह कल्याण सिंह की दुकान पर पहुंच जाता है। सेठ जी, ये लीजिए अपने गहने, इनमें आपने मिलावट की है। अरे भाई, मैंने न जाने कितने लोगों के गहने बनाए हैं, तुम्हें मैं कैसे पहचानूं? सीधे सीधे काम की बात पर आओ। सेठ जी, काम की बात यह है कि मैंने जो गहने आपसे लिए थे उनमें 70% मिलावट है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं गहनों में मिलावट करूंगा? पूरा नगर जानता है मुझे। एक बार राज दरबार में तेरी शिकायत कर दूं तो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। चल निकल यहाँ से। उसकी कठोर और धमकी भरी बातें सुनकर वो व्यक्ति सुनार की दुकान से निकल जाता है और कुछ ही देर में वह अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही उसकी बेटी उसे देखकर कहती है, क्या हुआ पिताजी, आप गहने वापस क्यों ले आए? क्या उसने लौटाई नहीं? नहीं बेटी, वही हुआ जो मैंने तुम्हें बताया था। उसने मुझे जेल में डालने की धमकी देकर वहां से भगा दिया। इसके बाद वह सारी बात अपनी बेटी रमा को बताता है। कोई बात नहीं पिताजी, अब क्या किया जा सकता है? ऐसे लोग ही हैं जिनकी वजह से गरीब लोग सुकून से जिंदगी नहीं जी पा रहे। रमा दुखी मन से गहनों का थैला लेकर अपने घर से निकल जाती है। रमा दुखी मन से अपने कमरे में बैठी थी कि तभी उसका पति माधव वहां आ जाता है। क्या हुआ रमा, तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं माधव, वो गहने जिनके लिए पिताजी ने इतना पैसा दिया था वो मिलावटी थे। उनकी कीमत सिर्फ 2000 थी। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे सकी। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम अपने आप को क्यों दोषी मान रही हो? तुमने तो अपने आप से पूरी कोशिश की, पर शायद भगवान ही चाहता था कि मैं अपने नुकसान की भरपाई खुद करूं। पर एक बात बताओ, जब पिताजी को पता चला कि ये गहने नकली हैं, तो क्या उन्होंने वो गहने लौटाए नहीं? तुम्हें लगता है माधव कि अगर पिताजी को पता चले कि ये गहने नकली हैं, तो वे लौटाने नहीं जाएंगे? वे गए थे, पर वो सुनार इतना दुष्ट था कि उसने अपनी गलती मानने की बजाय पिताजी को खरी खोटी सुनाकर वहां से भगा दिया। पिताजी को बहुत दुख हुआ। उनकी मेहनत की कमाई वो सुनार खा गया। अगर ऐसी बात है, तब तो पिताजी के साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि आखिरकार किसी की मेहनत की कमाई है तो उसे बुरा तो लगेगा। पर क्या पिताजी ने कोतवाल के पास शिकायत भी नहीं की? कोतवाल के पास शिकायत तो करनी चाहिए। कैसे जाते माधव? उस सुनार की इतनी पहुंच है कि उसने धमकी दी थी कि अगर किसी के पास गए तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तो उसने ऐसा कहा। तुम चिंता मत करो रमा, मैं पिताजी के पैसे उस दुष्ट ठग से वापस दिलवा कर रहूंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो। इसके बाद माधव कोई योजना सोचने लगता है। एक दिन की बात है, माधव नदी के किनारे से गुजर रहा था कि तभी चलते चलते वह रुक जाता है। वह देखता है कि कुछ चमकदार चीज वहां पड़ी हुई है। वह उसे उठाता है और उस टुकड़े को देखकर उसे एक आइडिया आता है। इसके बाद वह अपनी योजना के बारे में सोचने लगता है। वैसे तो यह एक मामूली कांच का टुकड़ा है, पर चमक हीरे जैसे रहा है। सीधे तरीके से तो नहीं, पर उंगली तिरछी करके मैं उस सुनार से पिताजी के पैसे निकलवा सकता हूँ। मुझे एक बार प्रयास जरूर करना चाहिए। क्या पता योजना काम कर जाए और पिताजी के पैसे वापस मिल जाएं।
इसके बाद वह सुनार कल्याण सिंह की दुकान पर पहुंच जाता है। सेठ जी, मुझे आपसे कुछ काम था। बोलो बोलो, क्या काम था? क्या बनवाना है? बनवाना कुछ नहीं है सेठ जी, कोई दूसरा काम था। सेठ जी, ये हीरा मेरे पूर्वजों का है। मुझे व्यापार में घाटा होने की वजह से इसे बेच रहा हूँ, वरना तो ये हीरा हमारा पुश्तैनी हीरा है। मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा है। इसे बेचना तो नहीं चाहता, पर क्या करूँ, मजबूरी ही ऐसी है। इसके बाद कल्याण सिंह वो हीरा ले लेता है और उसे ध्यान से काफी देर तक देखता रहता है। क्यों भाई, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? एक कांच का टुकड़ा दिखाकर बोल रहे हो कि ये तुम्हारा पुश्तैनी हीरा है? मैंने सोने और हीरों को पहचानने में महारत हासिल की है। मुझे कोई भी तुम्हारे जैसा ऐरा गैरा चकमा नहीं दे सकता। अरे नहीं सेठ जी, मैं सच कहता हूँ, मुझे सच में नहीं पता था कि ये एक कांच का टुकड़ा है। अच्छा हुआ आपने आज बता दिया, वरना तो मैं खुद को करोड़पति समझता रहा अभी तक। अच्छा सेठ जी, इस कांच के टुकड़े की कुछ कीमत मिल सकती है क्या? अरे भाई, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। कोई कांच का टुकड़ा कितना भी चमक ले, वो रहेगा तो कांच ही ना, हीरा थोड़ी बन जाएगा। और कांच के टुकड़े की कोई कीमत नहीं होती, समझे तुम? ऐसा मत कहिए सेठ जी, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। अगर पैसे नहीं मिले तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तो मैं क्या करूं भाई? जब तेरा हीरा ही नकली है, मैं तुझे इसके पैसे नहीं दे सकता। मुझे माफ करना। आप पैसे नहीं दे सकते तो एक मदद ही कर दीजिए। ये कांच का टुकड़ा अपनी दुकान में रख लीजिए, और जब कोई व्यक्ति अगर इसे पसंद कर ले तो इसे बेच दीजिएगा। बात तो तुम्हारी ठीक है भाई, लेकिन कोई नकली कांच का टुकड़ा लेगा ही क्यों? अरे नहीं सेठ जी, कई कलाकार और चित्रकार अपनी कला में प्रयोग के लिए लेते हैं। शायद वे ही कुछ पैसों में ले ले। चल ठीक है भाई, तू इतनी मिन्नतें कर रहा है तो रख ही लेता हूँ। पर ये तो बता, बेचना कितने में है? 10,000 रुपए में बेच दीजिएगा सेठ जी। अरे भाई, तू पागल है क्या? खरीदने वाला इस कांच के टुकड़े के 100 रुपए भी ना दे, और तुझे 10,000 चाहिए? आप इसकी कीमत 10,000 ही बताना। अगर वो इतनी कीमत पर नहीं मानेगा तो कम कर दीजिएगा। इसके बाद माधव सुनार की दुकान से निकल जाता है। एक महीने बाद माधव फिर सुनार की दुकान पर आता है, एक उम्मीद लेकर कि उसका कांच का टुकड़ा बिक गया होगा। अरे सेठ जी, मेरे कांच के टुकड़े का क्या हुआ? क्या वह बिक गया या अभी तक ऐसे ही पड़ा है? अरे भाई, तुम तो एक महीने में ही आ गए। तुम्हें क्या लगता है अपने देश में इतने बेरोजगार, मेरा मतलब चित्रकार और कलाकार हैं, कि तुम्हारा नकली हीरा एक ही महीने में बिक जाएगा? थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र ही तो कर रहा हूँ सेठ जी, लेकिन लगता है मेरे सब्र के फल में कीड़े लग गए हैं। खैर, अगर किसी दिन बिके तो कृपया मुझे सूचित कर दीजिएगा। मैं चलता हूँ। इसके बाद माधव सुनार की दुकान से निकल जाता है और सीधा अपने मित्र के घर पर पहुंचता है। अरे माधव, तुम इस समय अचानक? कोई काम था क्या? कोई काम होता तो मुझे बुला लेते। अरे भाई, काम मेरा और मेहनत तुम करो। वैसे मेहनत तो तुझी को करनी है भाई, पर तुम ही चलकर मेरे पास आओ, ये तो नाइंसाफी है। अच्छा, ये सब छोड़ भाई, तुझे मेरा एक काम करना होगा। क्या करना है भाई? तू बस बोल करके तो देख, भाई के लिए तो जान भी हाजिर है। अरे नहीं भाई, जान नहीं चाहिए, मुझे तो तुझसे कुछ और करवाना है। माधव अपनी पूरी योजना के बारे में आशों को बताता है। तू समझा ना मैंने क्या कहा? हाँ भाई, समझ तो गया, लेकिन अगर पकड़े गए तो समझ, दोनों जेल के अंदर होंगे। 400 BC का केस चलेगा हम पर, और राजा जो सजा सुनाएंगे सो अलग। समझ रहा है ना मेरी बात? तू डर मत। अगर तूने अपना आत्मविश्वास खो दिया तो फिर मैं क्या करूंगा? भाई डरूं कैसे ना, झूठ बोलने, धोखाधड़ी करने का काम बता रहा है तू। हाँ, तो तूने ही तो कहा था कि मेरे लिए जान दे सकता है। अब क्या हुआ? भाई, जान देने की बात की थी, किसी के घर डाका डालने की नहीं। अरे भाई, धीरे बोल, चिल्ला चिल्ला कर सबको योजना बता देगा क्या? अरे भाई, तेरी योजना ही कुछ ऐसी है। अच्छा, तो तुम पूरी बात समझ गए ना? बस अब कोई भी गड़बड़ मत कर देना।
अगर जरा सी भी चूक हो गई तो पूरी मेहनत और सारी बनाई हुई योजना पर पानी फिर जाएगा। फिर मैं सच में कहीं का नहीं रहूंगा और सारी उम्मीदें भी टूट जाएंगी। इसलिए कृपया ध्यान से काम करना। अच्छा चल, अब मैं तुझे योजना के अनुसार कपड़े पहनाता हूँ। इसके बाद वो दोनों एक कमरे में चले जाते हैं और कुछ देर बाद दोनों बाहर निकलते हैं। माधव ने अशोक को योजना के मुताबिक कपड़े पहनाए होते हैं। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं घबराहट में मुंह से कोई उल्टा सीधा शब्द न निकल जाए। मैं बस यही चाहता हूँ कि सब ठीक ठाक रहे। तू डर मत अशोक, सारी चीजें हमारी योजना के मुताबिक ही होंगी। बस तू खुद पर विश्वास रख, खुद पर, समझा ना तू? चल अब तू जा। इसके बाद अशोक अपने घर से निकल जाता है और कुछ देर में सुनार की दुकान पर पहुंचता है। अरे कल्याण जी, मैं पास के राज्य से आया हूँ। मुझे वहाँ के राजा ने अपने मुकुट में लगने वाला हीरा खरीदने के लिए भेजा है। जो भी महंगा से महंगा हीरा आपके पास है, सब दिखाइए। अरे क्यों नहीं सेनापति जी, आपके राजा के लिए नायब से नायब हीरा है मेरे पास। भले ही मैं सोने का व्यापारी हूँ, पर मैं हीरे भी बेचता हूँ और कभी कभी तो लोग मजाक में मुझे माणिक चंद भी कह देते हैं। चलिए आपको हीरे दिखाता हूँ। ये देखिए, इतने सारे हीरे, इनमें से जो भी आपको पसंद आए ले लीजिए। हर एक हीरा अपने आप में नायाब है। और भी कुछ हीरे रखे हैं मैंने। भाई, इनमें से तो कोई भी हीरा मेरे राजा के लायक नहीं है। कुछ और माल हो तो दिखाओ, तब बात बने। तो फिर ये देखिए सेनापति जी, सीधे कृष्णा नदी से मंगवाया है। बहुत नायाब और कीमती है। और ये पसंद ना हो तो दूसरा देखिए, ये सीधी खदान से आया है। मेरी दुकान का सबसे महंगा हीरा यही है। दिखने में अच्छा है, पर कुछ खास नहीं लगा। कुछ ऐसा दिखाओ जो सबसे अलग हो, जो राजा को पहली नजर में पसंद आ जाए। अरे सेनापति जी, आप ही बताइए आपको कैसा हीरा चाहिए, किस रंग का, किस आकार का। मैंने तो सारे दिखा दिए, पर आपको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। अरे भाई, तुम इतने बड़े जौहरी हो और ढंग का एक हीरा भी नहीं रखते। पूरा नगर तुम्हें जानता है। इतना रुतबा है तुम्हारा इस नगर में, कुछ तो शर्म करो। और कोई अच्छा सा हीरा है तो दिखाओ। सेनापति जी, ये हीरा तो नहीं है, पर हीरे से कम भी नहीं है। ये एक जादुई पत्थर का टुकड़ा है जो मुझे जंगल से प्राप्त हुआ है। ये हीरे से कम नहीं चमकता। अरे वाह, कहाँ छिपा रखा था अब तक इसे? इसी की तलाश में तो गांव नगर गली मोहल्ला भटक रहा था। यही तो चाहिए था। इसकी कीमत बताओ। सुनार मन ही मन सोचता है, अगर कम कीमत बता दी तो ये नाराज हो जाएगा। राजसी आदमी है, नकली कांच के टुकड़े की भारी भरकम कीमत देने को तैयार है। तो मेरा क्या जाता है, दोगुनी कीमत बोल देता हूँ। उस गरीब आदमी को आधा दे दूंगा। अरे भाई, क्या सोच रहे हो? बोलो, कितनी कीमत है? बस 30,000 रुपए इसकी कीमत है जी। ये हुई ना बात। ये लो 50 अभी के लिए। बाकी रकम उस दिन दूंगा जिस दिन इसे लेने आऊंगा। और सुनो, इसे किसी और को मत दिखाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? सेनापति जी, आप निश्चिंत रहिए, ये हीरा अब आपका ही होगा। सेनापति सुनार की दुकान से चला जाता है। दूसरी तरफ सुनार सोचता है, चलो कोई नहीं, मेरा तो फायदा हो गया। पता नहीं कैसा बेवकूफ इंसान है जिसे इतने बेशकीमती हीरे नहीं बल्कि ये कांच का टुकड़ा पसंद आया। खैर, मुझे क्या, बड़े लोग हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। अगले दिन माधव सुनार की दुकान पर जाता है। अरे सेठ जी, क्या हुआ? वो कांच के टुकड़े का कोई ग्राहक मिला कि नहीं? अरे हाँ भाई, एक ग्राहक को बड़ी मुश्किल से मनाया। उससे मैंने कहा, भाई मैं बहुत संकट के दौर से गुजर रहा हूँ, मुझे मदद की बहुत जरूरत है। तब जाकर वो किसी तरह 10,000 रुपए में लेने को माना। हालांकि मैंने 15,000 की कीमत लगाई थी, पर उसे ज्यादा लगी तो वही 10,000 में ले लिया आखिरकार। अरे वाह सेठ जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। एक कांच के टुकड़े को 10,000 में बेच दिया। आप तो बहुत बुद्धिमान हो। और नहीं तो क्या, ऐसे ही मेरा नाम पूरे नगर में प्रसिद्ध नहीं है। बुरे से बुरे वक्त में भी मैंने लोगों की सहायता की है। अच्छा, तो सेठ जी मेरे पैसे दे दीजिए। हाँ भाई, ये लो अपने 10,000 रुपए। माधव अपने 10,000 रुपए ले लेता है। माधव खुशी वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास पहुँचता है। भाग्यवान, ये लो,
पिताजी के पैसे। आज के बाद वो सुनार किसी को ठगने से पहले 1000 बार सोचेगा। लेकिन तुम ये पैसे लाई कहाँ से? ये वही पैसे हैं जो उस सुनार ने धोखा देकर पिताजी से लिए थे। पर कैसे? उसने तो मना कर दिया था देने से। इसके बाद माधव उसे पूरी योजना बताता है। सुनो, तुम्हें राजा के सेवक का रूप लेकर जाना था और उसे हीरे दिखाने को कहना है। वह पहले अपने सारे नायाब हीरे दिखाएगा और सबसे आखिर में जो हीरा दिखाएगा जो सबसे ज्यादा चमकेगा और थोड़ा टूटा फूटा होगा, तुम्हें वही पसंद कर लेना है और फिर कुछ पैसे देकर बाकी बाद में देने का वादा करके वहां से निकल जाना। बाकी सब मैं देख लूंगा। इसी तरह मैंने उसे बेवकूफ बनाकर तुम्हारे पिताजी के पैसे निकलवा लिए। अब वह सुनार जिंदगी भर उस सेवक का इंतजार करता रह जाएगा। हो, तो तुमने ऐसे प्राप्त किया ये धन? तुम तो बहुत बुद्धिमान निकले। ऐसी ही और भी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।